नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं आज आपको कहानी के तत्वों के बारे में बताऊंगी कि वो कौन कौन से तत्व हैं जो एक कहानी के लिए आवश्यक हैं। बच्चों देखो, ये जो कहानी के तत्व हैं, ये इनके आधार पर ही कहानी का रचना होती है, कहानी का रचना विधान होता है। यही वो तत्व हैं, क्योंकि कहानी के तत्व वे घटक हैं जिनके द्वारा कहानी का संगठन होता है। तो ये कुछ आधार हैं और जिनके आधार पर कहानी की रचना होती है। और वो आधार हैं, 6 आधार माने हैं विद्वानों ने, जिनमें है कथा वस्तु या कथानक, दूसरा है पात्र या चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद या कथोपकथन, चौथा है देश काल वातावरण, पांचवा भाषा शैली और छठा तत्व है उद्देश्य। तो बच्चों, ये 6 तत्व हैं कहानी के और इन्हीं के आधार पर ही कहानी की रचना होती है और ये बहुत ही आवश्यक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व माने गए हैं। अब इसमें बात करें, सबसे पहला जो है कथा वस्तु या कथानक तत्व के बारे में। तो ये घटना या कथा जिस पर कहानी का ढांचा निर्मित होता है वो क्या कहलाती है? वो कथा वस्तु कहलाती है। कि कोई विषय जिस पर कहानी लिखी गई हो या जिस कहानी पर की घटना है या कथा है उसके ऊपर पूरी कहानी है, तो वो ही कथा वस्तु कहलाती है। और कथा वस्तु का चयन कहानीकार मानव जीवन के किसी भी पक्ष से कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई एक ही उसके लिए विषय निर्धारित हो, कोई भी मानव जीवन का पक्ष हो सकता है, उसके ऊपर वो विषय लेकर कहानी रच सकता है। और वो मानव जीवन की कथानक का चयन उसे कल्पना और मर्मस्पर्शी अनुभूतियों से सजाता है। वो उसको लेता है, उससे मानव जीवन के कथानक का चयन करता है, घटना का चयन करता है और उसे फिर अपनी कल्पना के और अनुभूतियों के द्वारा सजाता है, उसको एक आकार देता है। और प्रमुख घटना को अनेक घटनाओं से जोड़ता है रचनाकार, और वो कथानक को संभाव्य और रोचक बनाते हुए अपनी मौलिक दृष्टि प्रदान करता है और पूरे ही कथानक को ऐसा व्यवस्थित और सुगठित कर देता है कि वो पाठकों को रोचक और कौतूहलपूर्ण लगता है। तो जो इसमें सारी कलाकारी जो है वो उसके रचनाकार की है कि वो किस विषय को लेकर कहानी लिखता है और उसकी कथा वस्तु क्या है, किस तरह से उसको सजाता है, किस तरह से उसमें अपनी अनुभूतियों को और कल्पनाओं को सजा के और जोड़ कर वो उसको सजाता है। और देखा जाए तो जो कथानक है या कथा वस्तु है, इसका विकास क्रम की दृष्टि से हम इसको 4 सोपानों में देख सकते हैं कि कथानक का जो विकास है वो किस तरह से हो। कि एक तो आरंभ माना गया है, दूसरा विकास, तीसरा चरम सीमा और चौथा है अंत। मतलब कि कहानी का जो आरंभ है बहुत ही आकर्षक होना चाहिए। उसमें एकदम से पढ़ते ही एक पंक्ति पढ़ते ही जो पाठक के हृदय में एकदम से जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए कि अरे ये कहानी तो मैं पूरी पढ़ के ही रहूँगा या मेरे को पूरी पढ़नी ही है। फिर आता है कि विकास, दूसरा सोपान है इसका विकास में कहानीकार अपनी मुख्य समस्या या मुख्य घटना का रूप स्पष्ट करता हुआ संघर्ष की उत्पत्ति करता है। मतलब वो अब उसमें पहले तो वो उसका आरंभ इस तरह से करता है बड़े जिज्ञासापूर्ण तरीके से, और फिर उसका विकास इस तरह से होता है कि उसमें बड़े आकर्षक तरीके से वो उसमें अपनी बात को रखता है और बहुत ही मुख्य समस्या को घटना के रूप में बताता हुआ उसको आगे बढ़ाता है। फिर आता है चरम सीमा। चरम सीमा वो सोपान है जहाँ कहानी की संवेदना पाठक को प्रेषित हो जाती है और पाठक कहानी की समस्या से परिचित हो जाता है।
कि जो चरम सीमा है वहाँ पे मतलब पता चल जाता है कि अभी तक कहानी का प्रारंभ हुआ, कहानी का विकास हुआ, फिर कहानी का जो चरम सीमा होती है वहाँ उसको पाठक को पता चलता है कि कहानी की मूल संवेदना क्या है, और फिर अंत में कहानी से प्रेषित होने वाला परिणाम निहित होता है। जो कहानी का अंत है उसमें जो भी परिणाम है वो उसको पाठक को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये कथा वस्तु या कथानक जो है कहानी का तत्व हम मान सकते हैं कि कथानक क्या है। और कथानक वही है कि जिस पर घटना पर कहानी का पूरी कहानी का मूल ढांचा खड़ा होता है या जो विषय होता है उसी को हम कथानक कहते हैं। फिर इसका दूसरा तत्व है पात्र या चरित्र चित्रण। पहले भी मैंने बताया है कि कहानियों में पात्र कम होते हैं, एक मुख्य पात्र होता है, उसके सहायक पात्र हो सकते हैं, परंतु पात्र कम ही होते हैं। एक पात्र की कहानी भी हो सकती है और दो पात्र की कहानी भी हो सकती है। तो प्रेमचंद जी ने इस बारे में लिखा है कि घटनाओं का कोई स्वतंत्र महत्व नहीं होता, उनका महत्व केवल पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने की दृष्टि से ही है। इसका अर्थ यह है कि इस कहानी में वे ही पात्र प्रमुख होते हैं जिनके इर्द गिर्द कथा वस्तु घूमती है। तो जहाँ पर है ये पात्र है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इनके इर्द गिर्द कथा वस्तु चलती है, उनके इर्द गिर्द कथा वस्तु घूमती है। कहते हैं कि इसीलिए पात्रों के चयन में कहानीकार को बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए कि पात्र कैसे हों। पात्र अगर काल्पनिक होंगे और कथा जो है वो यथार्थ होगी तो वो कहीं भी मेल नहीं होगा। तो इसलिए जो कहानी के अनुसार ही पात्रों का संयोजन हमको करना चाहिए एक रचनाकार को। और यदि पात्र सजीव होंगे, स्वाभाविक होंगे और वास्तविक जीवन के दुख सुख झेलने वाले होंगे तो उनका तादात्म्य पाठकों से सहज ही हो जाता है, वो उसको आत्मसात कर लेते हैं, उन्हें लगता है तो हमारी अपनी ही कहानी है। कहानी में पात्रों की संख्या भी सीमित होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सीमित होनी चाहिए पात्रों की संख्या। और कहानी में लेखक की दृष्टि प्रमुख पात्र के चरित्र पर ही अधिक रहती है कि जो प्रमुख पात्र हैं उनके ऊपर ही लेखक की दृष्टि रहती है, इसलिए अन्य पात्रों के चरित्र का विकास भी मुख्य पात्र के सहारे ही चलता रहता है। जो भी पात्र कहानी में आते हैं उनके व्यक्तित्व को पूरी गरिमा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उनकी भावनाओं को पूरी अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक पात्र हमारी भावनाओं को संवेदनाओं को से तादाद में स्थापित नहीं करेंगे तब तक उसका कोई अर्थ नहीं रहता और वो काल्पनिक से हो जाएंगे, ना कहानी का कोई उसमें प्रभाव हमको दिखाई देगा। तो यहाँ पर वो मानना ये है कि पात्र जो हैं वो बहुत ही सरल होने चाहिए और यथार्थ जीवन से जुड़े हुए होने चाहिए और उनका जो चरित्र है वो ऐसा हो कि वो कहानी को उसकी विकसित कर सके, उस कहानी के प्रभाव को प्रस्तुत कर सके। इसके बाद अगला जो तत्व है वो है संवाद या कथोपकथन। कहानी में पात्रों के संवाद जो हैं आपस में, कहानी में पात्रों के जो वार्तालाप हैं वो संवाद कहलाते हैं और ये संवाद कहानी के पात्रों को सजीव भी बनाते हैं, क्योंकि जैसे संवाद होंगे वो उतना ही प्रभाव उस पर कहानी पर छोड़ेंगे। तो कहानी का जो बहुत प्रभाव है, कहानी का विकास है, ये बहुत कुछ पात्रों के संवादों पर भी निर्भर करता है। तो जो ये बात है कि संवाद कैसे होने चाहिए, तो कहानी में पात्रों के जो आपसी वार्तालाप है वो संवाद कहलाता है और संवाद कहानी के पात्रों को सजीव बनाते हैं और साथ ही उसकी वर्णनात्मकता की एक रस्ता को तोड़कर उसको प्रभावशाली बनाते हैं। कहानी में संवाद कथानक को गति प्रदान करते हैं और पात्रों का चरित्र चित्रण करते हैं, क्योंकि संवादों के माध्यम से हमें पता चलता है कि कौन पात्र कैसा है। और कहानी को साथ में संवाद जो है कहानी को स्वाभाविक तभी प्रदान करते हैं, कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। इन सब कार्यों का जो संपादन है वो संवादों से तभी हो सकता है जब कहानी के संवाद पात्र, परिस्थिति और घटना के अनुकूल हों, क्योंकि संवाद यदि पात्र के अनुकूल नहीं होंगे, परिस्थिति के अनुकूल नहीं होंगे, घटना के अनुकूल नहीं होंगे तो कोई भी कहानी अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगी और वो कहानी नहीं होकर एक
उपदेश मात्र जैसा हो जाएगा। तो जो संवाद हैं वो पात्र और परिस्थिति और घटना के अनुकूल होने चाहिए, संक्षिप्त और व्यंग्यपूर्ण होने चाहिए, कथानक को प्रवाह में बनाने में समर्थ हों, ताकि ऐसे हों कि कथा उनके माध्यम से आगे बढ़े और उसमें गति हमको दिखती रहे। साथ ही चरित्रों को उभारने वाले हों, संवाद ऐसे हों जिनसे कि जो उसके कहानी के जो पात्र हैं उनके चरित्र उनको वो दिखाने वाले हों, उनको उभारने वाले हों। और सरल और स्पष्ट होना भी संवादों के लिए बहुत आवश्यक है। जब तक वो सरल और स्पष्ट नहीं होंगे तब तक वो समझ में नहीं आएंगे, कहानी का जो हमारा उद्देश्य है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। तो इस प्रकार से संवादों का या कथोपकथन का सरल और प्रवाह में होना भी बहुत आवश्यक है। फिर है अगला बिंदु इसका तत्व, देश, काल और वातावरण। जो चौथा तत्व है देश, काल, वातावरण। इस वातावरण का अर्थ होता है कि उन सभी परिस्थितियों का चित्रण करना जिनमें कहानी की घटनाएं घटित हो रही हैं। क्योंकि हम जो कहानी कह रहे हैं, जो हम जिस विषय पर कहानी कह रहे हैं, तो वो एक किसी समय की तो होगी ना, किसी एक काल की होगी, किसी एक समय की होगी, परिस्थिति की होगी। तो वातावरण का यही अर्थ है कि उन सभी स्थितियों का चित्रण उसमें आ जाना चाहिए जिसमें कहानी की घटनाएं घटित हो रही हैं और जिनमें कहानी के पात्र सांस ले रहे हैं। पात्र और उनके चारों ओर का पदार्थों का संबंध बहुत ही गहन होता है, क्योंकि आसपास का वातावरण ही तो उस कहानी में हमको बताना होगा ना, उसी के आधार पे हम उस कहानी को रचेंगे। तो वातावरण वही है कि जहाँ पर उन सभी परिस्थितियों का चित्रण हो जहाँ कहानी की घटनाएं घटित हो रही हैं। अब उन घटनाओं का चित्रण केवल मात्र पात्र की मानसिक स्थिति को उद्घाटित करने में सहायक होता है, बल्कि सही वातावरण किसी भी कहानी को विश्वसनीय बनाता है। कि जो सही वातावरण है, अगर कहानी प्राचीन समय की है, किसी ऐतिहासिक घटना की है, तो हमें वातावरण भी उसका वही लेना पड़ेगा, तभी वो कहानी विश्वसनीय बनती है। अगर हमने बात करी ऐतिहासिक किसी पात्र की और वातावरण बता दिया आज का, तो वो कहानी विश्वसनीय नहीं बनेगी और ना ही प्रभाव छोड़ेगी, ना ही उसका उद्देश्य पूरा होगा। तो इसलिए जो देश, काल, वातावरण है वो कहानी के विषय के अनुसार ही होना चाहिए, घटना के अनुसार ही होना चाहिए। और वैसे भी शास्त्रीय दृष्टि से वातावरण के सामान्यतः 3 पक्ष माने गए हैं, जो हमारी इंद्रियों को प्रभावित कर उद्दीप्त करता है, और दूसरा जो हमारी सौंदर्य अनुभूति की वृत्ति को परितप्त करता है, और तीसरा है कि हमारी सच्ची अनुभूति की वृत्ति को जागृत करता है। प्रथम प्रकार के जो वातावरण को पश्चिमी विद्वानों ने लोकल कलर कहा है। क्या कहा है? लोकल कलर। मगर इन सब में अगर महत्वपूर्ण जो है वो तीसरा प्रकार है, जिसमें वास्तविक जगत का वातावरण आता है। आधुनिक कहानीकार कहानी में पूरे सामाजिक परिवेश को उभारना आवश्यक मानते हैं, क्योंकि पात्र और परिवेश परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो है वातावरण, देश काल वातावरण, वो उस घटना से संबंधित होना बहुत ही आवश्यक है। अब बात करते हैं अगले तत्व की, जो है भाषा और शैली। भाषा शैली की बात करें तो इस तत्व का संबंध कहानी के कथ्य के प्रभावशाली संप्रेषण से होता है। कहानीकार की सफलता इसी में है कि कहानी को इस प्रकार से प्रस्तुत करे कि पाठक पर उसका अपेक्षित प्रभाव पड़ जाए, और इसके लिए आवश्यक है कि कहानी की भाषा जो है वो बहुत ही सरल, स्पष्ट, प्रभावमयी तथा पात्रों के अनुकूल हो। क्योंकि यदि कहानी की भाषा अगर क्लिष्ट होगी, समझ में जल्दी से न आने वाली होगी, उसके शब्द कठिन होंगे, तो क्या होगा कि वो प्रभाव नहीं छोड़ेगी, और उस प्रभाव में, उसके संप्रेषण में कहीं ना कहीं बाधा आती रहेगी। तो कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि उसके जो भाषा है वो बहुत ही सरल, स्पष्ट और आराम से समझ में आ जानी चाहिए, और जिस प्रकार के पात्र हैं उन्हीं के अनुसार हो। अगर पात्र कहीं ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए हैं तो भाषा भी वहाँ पर उस तरह की, शब्द भी वहाँ उस तरह के आ जाना चाहिए ग्रामीण परिवेश के, ताकि उससे जुड़ सके पाठक और उसको आत्मसात कर सके। और जहाँ तक शैली का संबंध है, उसमें सजीवता, रोचकता, संकेतात्मकता और प्रभावात्मकता आदि का होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि शैली अगर सजीव होगी और रोचक होगी
तो उसको संप्रेषण में, कहानी के संप्रेषण में बहुत ही प्रभावशाली भूमिका वो निभाएगी। इसके साथ ही कहानीकार इन शैलियों में कहानी लिख सकता है कि वैसे तो देखो हर कहानीकार की अपनी अलग शैली होती है, हर एक का अपना व्यक्तित्व होता है, वो उसी अनुसार कहानी की या किसी रचना की प्रक्रिया करता है, उसका विधान करता है। तो हर रचनाकार का अपनी अपनी अलग शैली होती है, लेकिन फिर भी वो जो कहानीकार है इन शैलियों के आधार पर भी कहानी लिख सकता है, उनको भी अपना सकता है। जैसे कि वर्णन प्रधान शैली, आत्मकथा शैली, पत्रात्मक शैली, डायरी शैली, मतलब इनमें जैसे किसी का वर्णन घटना का कर देना। आत्मकथात्मक शैली की अपनी कोई बात, कोई पात्र बता रहा है। पत्रात्मक शैली में हो रहा है कि किसी को पत्र लिख के बता रहा है। तो डायरी शैली में डायरी में जैसे वो लिखता है। तो कुछ इस तरह की शैलियाँ हैं जिनके आधार पर वो अपना कहानी को रच सकता है। इनमें से कहानीकार अपने कथ्य के अनुकूल एक या कई शैलियों को अपने कहानी के लिए चुन सकता है। कोई भी उसको अगर लगता है कि इस विषय पे इस तरह की शैली होनी चाहिए, तो उस कहानीकार उसको रच सकता है। इसी प्रकार अब अंतिम जो इसका तत्व है कहानी का, वो है उद्देश्य। अब उद्देश्य की बात करें तो कहानी जो है पाठक का मनोरंजन करती है, और मगर कहानी का उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी रचना बिना उद्देश्य की नहीं होती। हम जो भी कोई रचते हैं, जो भी कोई रचना करते हैं, चाहे वो नाटक हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, चाहे कविता हो, हर एक रचना का अपना एक उद्देश्य होता है। और उद्देश्य जो है मात्र मनोरंजन करना ही नहीं होता है। कहानी का उद्देश्य तो अपने आप में उद्देश्य ऐसा है कि वो जो बात कहना चाह रहा है उसको पाठक तक पूरी तरह से पहुंच सके, ये उसका कहानीकार का उद्देश्य होता है। तो कहानी में जीवन के किसी एक पक्ष के प्रति दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई एक कहानी में हम कोई एक पक्ष लेते हैं, कोई एक घटना लेते हैं, कोई एक भाव लेते हैं, तो उसके आधार पर कहानी रचते हैं। किंतु कहानी उपदेश नहीं देती, वो तो मानव जीवन के किसी सत्य का उद्घाटन करती है। कहानी पहले आपने देखा कि बच्चों प्राचीन काल में जो उपदेशात्मक कहानियाँ हुआ करती थी, लेकिन आज वर्तमान में बिल्कुल विषय बदल गए हैं और बिल्कुल इस अलग संदर्भ हो गए हैं इसके कहानी के। तो जो मानव जीवन में अब वो उपदेश नहीं देती और मानव जीवन के किसी एक सत्य का उद्घाटन करती है। आधुनिक कहानीकार इस बात को महत्व नहीं देता कि वो कहानी के माध्यम से पाठकों की वृत्तियों का उन्नयन करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहानी में पाठकों को प्रभावित करने के संवेगों को जगाता तो है ही, कि किसी तरह से पाठकों में जो कहानी के माध्यम से उन संवेगों को जगाया जा सके, और वो पाठक के जो विकट जो परिस्थितियाँ हैं उनका चित्रण करके पाठक को जागरूक भी बनाता है, और उससे क्या होता है, उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, उद्देश्य की प्राप्ति जो हो जाती है। तो जो कहानी है वो उद्देश्य विहीन हो ही नहीं सकती है। उद्देश्य विहीन कहानी का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो बच्चों, आपने देखा कि ये कहानी के 6 तत्व हैं और इन्हीं आधार पर कहानी रची जाती है। तो मुझे विश्वास है कि आपको कहानी के तत्व समझ में आए होंगे। फिर भी आपके कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगी। ये सेशन हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। अगले वीडियो में आपको कहानी के बारे में और विशेषताएं और महत्व के बारे में भी समझाऊंगी। नमस्ते।